जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइट विद गौतम में। दोस्तों, कल हम लोगों ने बातचीत की थी जो मगध साम्राज्य था उस पर, और मगध के बारे में जो मगध के वंश थे, हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, उनको हमने कल कंप्लीट किया। और उसके बाद नंदवंश के समय में ही क्या हुआ कि कुछ विदेशी आक्रमण हुए ईरानी और यूनानियों के द्वारा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मौर्य। जो मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य की कैसे स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आज का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है कि जो विदेशी आक्रमण थे ईरानी और यूनानियों के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे नंद वंश के समय, तो आज हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत में ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। और ईरानियों का एक शासक था, कौन? जिसका नाम था आपका साइरस प्रथम। तो देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण साइरस सेकंड, कौन? साइरस सेकंड के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। लेकिन इसने जो आक्रमण किया वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया। और ये जो साइरस सेकंड था, ये हकमनी वंश का शासक था। किसका? हकमनी वंश का शासक था, ईरानी था। ईरानियों में हकमनी वंश का शासक था साइरस सेकंड। और साइरस सेकंड ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, लेकिन इसका जो आक्रमण था वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, यानी कि ये असफल रहा। और उसके बाद क्या है, ये आक्रमण कब हुआ? 550 बीसी में। कब? 550 बीसी में। उसके बाद प्रथम सफल आक्रमण, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? दारा सेकंड ने। किसने? दारा सेकंड ने, जिसका दूसरा नाम है डेरियस। कौन? दारा सेकंड ने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया, सर्वप्रथम सफल आक्रमण किया। किसने? दारा सेकंड ने, जिसका दूसरा नाम है डेरियस फर्स्ट। इसने 516 बीसी में आक्रमण किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? हकमनी वंश ने। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो किसने किया था? वो डेरियस फर्स्ट ने, यानी कि दारा फर्स्ट ने सर्वप्रथम सफल आक्रमण किया था। और इसने सफल आक्रमण किया, तो सफल आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया कि जो सिंधु प्रांत था, कौन सा? सिंधु प्रांत को जीत लिया और 20वां प्रांत बनाया। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो 20वां प्रांत है ये क्या है। तो जो ये ईरानी शासक था दारा सेकंड, तो दारा सेकंड ने जैसे ही सिंध को जीता तो ये ईरान में 19 प्रांत बना चुका था। और उसके बाद इसने जो 20वां प्रांत बनाया वो कौन सा बनाया? सिंधु प्रांत को 20वां प्रांत बनाया। और कुछ किताबों में मिलता है कि दारा सेकंड के द्वारा टोटल 23 प्रांत बनाए गए। कितने? 23 प्रांत बनाए गए, जिसमें जो 20वां प्रांत है वो कौन सा था? सिंधु 20वां प्रांत था। उसके बाद जैसे ही इसने सिंधु को 20वां प्रांत बनाया, उसके बाद ये स्थिर हो गया, भारत में स्थिर हो गया। देखिए, जैसे ये हो गया आपका क्या? भारत का मैप। तो इधर तो जल है, इधर जल हो गया, इधर अन्य जगह देश हो गए, और यहाँ क्या हो गया? हिमालय पर्वत। जो भी आक्रमण हुए हैं भारत में वो कहाँ से हुए हैं? उत्तर पश्चिम दिशा से। कहाँ से? उत्तर पश्चिम दिशा से, यहाँ से। कोई भी अगर आक्रमण हुआ है उस समय, तो उस समय जो आक्रमण हुए हैं वो भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से आक्रमण हुए हैं, क्योंकि वही दिशा एक ऐसी थी जो खाली थी, क्योंकि नीचे पानी था, ऊपर हिमालय पर्वत था, और इधर यही एक जगह थी जो खाली थी, और यहाँ से ही सारे आक्रमण हुए हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब नेवी अच्छी हो गई, तो फिर उसके बाद कहाँ से? पानी के द्वारा भी आक्रमण किए गए। लेकिन इस समय नेवी इतनी अच्छी नहीं थी, नेवी के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी, तो लोग कहाँ से आक्रमण करते थे? वो सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा से ही आक्रमण करते थे। उसके बाद जैसे ही सिंधु प्रांत को जीतकर 20वां प्रांत बनाया उसने,
ईरान का, किसका, ईरान का 20वां प्रांत बनाया। और उसके बाद इसने क्या किया कि ईरानियों के द्वारा खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। कहाँ पर, भारत में खरोष्टी लिपि का क्या हुआ, जन्म हुआ खरोष्टी लिपि का। और जो खरोष्टी लिपि है वो ईरान की एक लिपि है, आरमाइक लिपि। तो आरमाइक लिपि से विकसित करके और भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछ लेगा कि खरोष्टी लिपि का जो जन्म हुआ है वो किस लिपि से हुआ है। तो खरोष्टी लिपि का जन्म किससे हुआ है, आरमाइक लिपि से। आरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ है। तो ये तो रहे आपके कौन से, ईरानी आक्रमण। और ईरानी आक्रमण के बाद जब ईरानियों ने भारत में प्रवेश कर दिया तो इन ईरानियों के द्वारा ही यूनानियों को पता चला और उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। तो देखिए जो यूनानी आक्रमण हुआ तो यूनान में एक जगह है, कौन सी, मकदूनिया। तो मकदूनिया का एक शासक था, कौन, फिलिप। 359 BC में फिलिप मकदूनिया का शासक बना। किसका, यूनान में शासक बना मकदूनिया का, कौन, फिलिप। कब, 359 BC में फिलिप शासक बना। और उसके बाद 329 BC में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, फिलिप की 329 BC में मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था क्या, सिकंदर, यानी कि अलेक्जेंडर। यहाँ से अलेक्जेंडर का जन्म हुआ। तो अलेक्जेंडर किसका पुत्र था, फिलिप का। तो फिलिप का एक पुत्र था अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर ने सन 329 BC में शासक बना। अलेक्जेंडर मकदूनिया का शासक बना 329, यानी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 329 BC में अलेक्जेंडर मकदूनिया का शासक बना। तब उस समय इसकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष की उम्र में अलेक्जेंडर मकदूनिया का शासक बना। और शासक बनने के बाद इसने ये ठाना कि मुझे विश्व पर राज्य करना है। तो विश्व को अपने कब्जे में लेने के लिए इसने सर्वप्रथम दौड़ की, कहाँ की, भारत की। तो 329 BC में ये शासक बना। और 3 साल बाद ही 326 BC में भारत पर आक्रमण किया। 326 BC में भारत पर आक्रमण किया। 326 में इसने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने के बाद यहाँ जो हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, इसको इसने क्या किया कि पार कर लिया। और इसने जैसे हिंदुकुश पर्वत को पार किया तो हिंदुकुश पर्वत पार करने के बाद यहाँ अभी वर्तमान में पाकिस्तान में जो तक्षशिला है वो जगह है। तो तक्षशिला पे आके इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया। कहाँ पर, तक्षशिला पर। और तक्षशिला के जो शासक थे जिनका नाम था अंबी, कौन, तक्षशिला के जो शासक थे जिनका नाम था अंबी। तो अंबी ने इनकी भय के कारण क्या किया कि इनको आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद साथ साथ भी जो अंबी था उन्होंने अलेक्जेंडर की सहायता भी की, कहाँ, भारत आने के लिए। तो तक्षशिला का शासक अंबी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद तक्षशिला से जैसे ही आगे बढ़ा अलेक्जेंडर, आगे बढ़ा तो पंजाब प्रांत में आया। कहाँ, पंजाब। और पंजाब के जो उस समय राजा थे वो कौन थे, पोरस, यानी कि पुरु। जो पंजाब प्रांत है वो झेलम और चिनाब दो नदियों के बीच में स्थित है। झेलम और चिनाब दो नदियों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जो पोरस की सेना थी वो काफ़ी छोटी थी। और उसके बाद इसमें पराजय हो गया पोरस, इसमें पोरस की हार हो गई। लेकिन बहादुरी देखकर पोरस की, जैसे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ तो अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया, जिसमें पोरस की हार हुई। और उसके बाद लेकिन अलेक्जेंडर के द्वारा पोरस की बहादुरी को देखकर अलेक्जेंडर ने जो पोरस का साम्राज्य था उसको वापस कर दिया। तो जैसे ही पोरस के साम्राज्य को वापस किया तो उसके बाद इतना बहादुर राजा था पोरस। तो पोरस की पराजय होने के बाद जो अलेक्जेंडर की सेना थी, उसने
अंदर भारत जाने के लिए मना कर दिया। और मना क्यों कर दिया, उसका कारण ये था कि जब पुरु की छोटी सी सेना ने उनको ये समझो कि हरा ही दिया था अलेक्जेंडर को, पुरु की छोटी सी सेना से वो सब बहुत ही मुश्किल से जीत पाए। तो आगे चलकर मगध में आकर, और मगध की तो काफ़ी विशाल सेना थी, तो मगध से आकर वो कैसे लड़ते, इसीलिए क्या किया कि अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस युद्ध को हम झेलम, हाइडेस्पिच और वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, और इसे हम हाइडेस्पिच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। वितस्ता का युद्ध जो है, जो झेलम का नाम है, तो झेलम का जो पुराणों में नाम है वो कौन सा है, वितस्ता, इसलिए हम इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। उसका कारण ये था, एक तो था पोरस से हार गए, और दूसरा था कि मगध से वो कैसे जीतेंगे। जब पोरस की छोटी सी सेना थी उससे युद्ध करने में उनको नाक से चबा दी पोरस ने, तो वो आगे जाकर मगध से कैसे युद्ध लड़ेंगे। मगध की तो बहुत विशाल सेना थी तो उस समय, और मगध का जो शासक था वो कौन सा, गणानंद, कौन सा, नंद वंश का शासक था उस समय मगध पर, और मगध का जो शासक था वो था गणानंद। और दूसरा कारण था जलवायु परिवर्तन। कौन सा, जलवायु परिवर्तन। जो सेना थी ये 10 साल से युद्ध करते हुए आ रही थी, 10 साल से युद्ध करते हुए आ रही थी, और इसने लगभग 19 महीने तक आक्रमण किया, 19 महीने तक क्या युद्ध किया कहाँ, भारत में 19 महीने तक युद्ध किया। और उसके बाद 325 BC में अलेक्जेंडर भारत से वापस लौट गया, यानी कि ब्यास नदी से वापस लौट गया। कौन, अलेक्जेंडर। और जब वो लौटा तो 2 टुकड़ियों में लौटा, एक तो जिस रास्ते से वो आया था उस रास्ते से, और एक टुकड़ी को उसने भेजा नेवी के माध्यम से, ठीक है। तो 2 तरीके से वो वापस लौटा, और वापस लौटने के बाद 323 BC में बेबीलोन पहुंचकर, कहाँ, बेबीलोन पहुंचकर 323 BC में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। और 323 में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से भारत से युद्ध हुआ राजा पोरस से, और राजा पोरस की बहादुरी को देखकर उसकी सेना ने हथियार छोड़ दिए कि अब वो भारत में युद्ध नहीं कर सकती, ठीक है। और उसके बाद उसने सिंधु नदी के किनारे 2 नगर बसाए, जिसमें एक है आपका बुकेफला और दूसरा है नौकया। जो बुकेफला नगर बसाया उसने, बुकेफला उसके घोड़े का नाम था, इसलिए उसने बुकेफला नगर की स्थापना की। और दूसरा नगर बसाया उसने कौन सा, नौकया दूसरा नगर बसाया। ये दोनों नगर कहाँ पर बसाए थे उसने, झेलम नदी के किनारे, कहाँ, झेलम नदी के किनारे। और उसके बाद गांधार शैली का विकास किया, किसका, गांधार शैली का विकास किया। और जैसे ही गांधार शैली का विकास हुआ उसके बाद अलेक्जेंडर तो वापस लौट गया भारत से, और लेकिन भारत और यूनानियों के बीच जो संपर्क थे वो काफ़ी अच्छे हो गए। भारत और यूनानियों के बीच संपर्क अच्छे हो गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य में भारत को बहुत ही लाभ मिला। तो यूनानी संपर्क अच्छे हो गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिली। और इस चीज़ के जो स्रोत हैं, ये जो सारे युद्ध हुए हैं, और ये जो अलेक्जेंडर भारत आया, अलेक्जेंडर ने युद्ध किया, या जो नगर बसाए, तो इसकी जो जानकारी हमको मिलती है वो किससे मिलती है, एक इतिहासकार थे निरयाकस और अरिस्टोब्यूनस। ये कहाँ के थे, ये यूनानी ही थे, और ये यूनानी सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो इन्होंने ऐसा वर्णन किया है, इन्होंने ऐसा लिखित वर्णन किया है, जिससे हम लोगों को ये जो सारे पॉइंट हैं वो मालूम पड़ते हैं कि किस तरह से अलेक्जेंडर भारत आया और युद्ध किए, और जीता भी युद्ध को, लेकिन उसकी बहादुरी से, राजा पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्होंने उनके साम्राज्य को वापस कर दिया। और यही चीज़ लेकर जो अलेक्जेंडर की सेना थी उसने हथियार डाल दिए कि जब हम छोटी सी टुकड़ी से को जीतने में इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई, तो एक मगध जो बहुत बड़ा साम्राज्य है उससे हम कैसे युद्ध करेंगे। तो ये है दोस्तों आज की आपकी क्लास।
उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।